फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास, पक्ष में 454 और विपक्ष में पड़े 2 वोट। गुरुवार को राज्यसभा में पेश होगा बिल। गहलोत कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले। कर्मचारियों के प्रमोशन का पुराना सिस्टम होगा लागू। बंद पड़े आरडीपीएल को चलाएगी राजस्थान सरकार। प्रताप सिंह ने कहा, मिशन 2030 को लेकर आए 3 करोड़ सुझाव। मुख्यमंत्री गहलोत कल देंगे सौगात। गोविंद देव जी मंदिर के सौंदर्यन और विकास कार्य समेत कई प्रोजेक्ट्स का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। मेट्रो में भी करेंगे सफर। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के जयपुर दौरे की तैयारियां तेज। प्रदेश प्रभारी रंधावा ने लिया फीडबैक। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए लगाए जाएंगे अलग अलग पांडाल। राजसमंद के आमेठ थाने में एसीबी की कार्रवाई। एएसआई निसार अहमद को किया 40,000 लेते ट्रैप। थाने में दर्ज परिवाद पर कार्रवाई नहीं करने की एवज में मांगी थी घूस। आज की पीढ़ी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलनों और जीवन से जुड़े संघर्षों से रूबरू कराने के लिए राजधानी में गांधी वाटिका का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर देश में अपनी तरह के पहले निर्मित किए गए इस गांधी वाटिका का 23 सितंबर की शाम लोकार्पण किया जाएगा। इस गांधी वाटिका को लेकर गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली के अध्यक्ष कुमार प्रशांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दर्शन से आज की युवा पीढ़ी को साक्षात दर्शन कराने के लिए राजधानी के सेंट्रल पार्क के नजदीक गांधी वाटिका का निर्माण किया गया है। जेडीए की ओर से करीब 85 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस गांधी वाटिका का 23 सितंबर को लोकार्पण किया जाएगा। गांधी वाटिका की विस्तृत जानकारी देने के लिए इस प्रोजेक्ट की संकल्पना में अहम भूमिका निभाने वाले गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली के अध्यक्ष कुमार प्रशांत ने जेडीए के मंथन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी से संबंधित देश में और भी केंद्र हैं, लेकिन ये गांधी वाटिका कई मायनों में उन सब से अलग है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम गहलोत देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी महात्मा गांधी के दर्शन और विचारों में रुचि है। इसको लोगों तक यानी कॉलेजों स्कूलों तक ले जाना है, यानी कॉलेजों स्कूलों को बुलाकर वाटिका में लाना है। कुछ इस तरह की व्यवस्था बने कि हर स्कूल कॉलेज के लोग साप्ताहिक रूप से 15 दिन पर यहाँ आते रहें। आप पूछ रहे थे कि और क्या क्या कर रहे हैं आप इसके भीतर, तो यहाँ 3-4 हमने छोटे छोटे कॉन्फ्रेंस रूम बनाए हैं जहाँ हम लगातार किसी न किसी विषय पर गांधी जी के चर्चाएं आयोजित करेंगे, वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करेंगे, पेंटिंग कंपटीशन करेंगे, स्कूलों को बुलाएंगे। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी बातें मन में हैं। गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत ने बताया कि गांधी वाटिका की 3 मंजिल है। इन तीनों मंजिलों के अलग अलग आकर्षण हैं। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के भारत आगमन से लेकर महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास तक को बेसमेंट में अंकित किया गया है। इस तल को 5 खंडों में बांटा गया है। लोअर ग्राउंड में गांधी के भारत आगमन से लेकर उनकी मृत्यु तक की घटित घटनाओं को जीवंत प्रस्तुत किया गया है। इस मंजिल को भी अलग अलग घटनाओं के अनुसार 5 खंडों में बांटा गया है। 3 खंडों में विभाजित अपर ग्राउंड में विशेष पुस्तकालय, सेमिनार हॉल और कॉन्फ्रेंस कक्ष निर्मित किए गए हैं। सेंट्रल पार्क के वातावरण को ध्यान में रखते हुए इस वाटिका का निर्माण किया गया है। गांधी दर्शन और गांधी के जीवन से जुड़ी घटनाओं और देश के स्वतंत्रता आंदोलन से आगंतुक रूबरू हो सकेंगे। इसके लिए विभिन्न नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल इस प्रकार किया गया है ताकि यहाँ आने वाला व्यक्ति खुद को इन सब से जोड़ सके। गांधी जी राजस्थान में सिर्फ 3 बार आए और तीनों बार अजमेर के रास्ते से आए। तो क्या बात हुई जो अजमेर के रास्ते से आए, बाकी राजस्थान में नहीं आए? और अजमेर से उनका आना इतना ज़्यादा प्रभावी बना कि धीरे धीरे पूरे राजस्थान में आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ। इसको पकड़ने की कोशिश की है हम लोगों ने गांधी का राजस्थान से संबंध के सेक्शन में। तो कब कब आए, किस रास्ते आए, किस इशू को लेकर के आए और किन किन लोगों ने उस बात को पकड़ करके इस आंदोलन को देश भर में, राजस्थान भर में फैलाया।
गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत ने कहा, गांधी दर्शन म्यूजियम के बजाय इसका नाम गांधी वाटिका रखा गया है, क्योंकि म्यूजियम अतीत से जुड़ा होता है, जबकि वाटिका में गांधी के विचारों से आगंतुक रूबरू होंगे, जो आज के युग में भी प्रासंगिक है। गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी वाटिका के लोकार्पण समारोह में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए राहुल गांधी ने सहमति दी है, लेकिन अभी शेड्यूल फाइनल नहीं हुआ है। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। अभी और इंतजार। जी हां, प्रदेश के ग्रामीण इलाके के लोगों को रोडवेज बसों की सुविधा से अभी और महरूम रहना पड़ेगा। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सीएम अशोक गहलोत की 6000 ग्राम पंचायतों को ग्रामीण बस सेवा से जोड़ने की योजना विफल हो गई है। देखिए रिपोर्ट। 2 साल पहले सीएम अशोक गहलोत ने पिछली सरकार की तर्ज पर सभी ग्राम पंचायतों को ग्रामीण बस सेवा से जोड़ने की घोषणा की थी। तत्कालीन रोडवेज अधिकारियों ने 1.5 साल तक इस योजना का टेंडर तो करना दूर, प्रस्ताव तक तैयार नहीं किया है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यह महत्वाकांक्षी योजना परवान नहीं चढ़ पाई। प्रदेश में अधिकतर ग्रामीण इलाकों में रोडवेज बस की सुविधा नहीं होने से ग्रामीण इलाकों के लोगों को निजी और डग्गेमार वाहनों में यात्रा करनी पड़ रही है। अगर सीएम के ऐलान के साथ ही रोडवेज के अधिकारी इस योजना को मूर्त रूप देने की गंभीरता से कोशिश करते हैं, तो ग्रामीण इलाके के लोगों को परिवहन की सुगम सुविधा उपलब्ध हो सकती थी। हालांकि वर्तमान रोडवेज एमडी नथमल डिटेल ने घोषणा को गंभीरता से लिया और शुरुआत में जयपुर और जोधपुर संभाग की पंचायतों को बस सेवा से जोड़ने के लिए टेंडर जारी किए। जयपुर, दौसा और अलवर के लिए ऑपरेटर्स ने टेंडर में भाग लिया, लेकिन ग्रामीण बस सेवा को पिछला भुगतान नहीं होने की वजह से बस ऑपरेटर्स ने विरोध शुरू कर दिया और बस सेवा शुरू करने से मना कर दिया। घोषणा के तहत शुरुआत में 11 जिलों की 2600 पंचायतों को ग्रामीण बस योजना से जोड़ना था। ऐसे में सरकार की ये घोषणा पूरी होने की संभावना नजर नहीं आ रही, क्योंकि अक्टूबर में चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाएगी। कांग्रेस सरकार ने पिछले कार्यकाल में भी ग्रामीण बस सेवा शुरू की थी, लेकिन 6 साल के बाद भी बस ऑपरेटर्स को 16 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हो पाया। ये स्थिति तो तब है जबकि सरकार ने रोडवेज को वाइबिलिटी गैप फंड का भुगतान किया है। समय पर भुगतान नहीं मिलने की वजह से अधिकतर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स बैंक डिफॉल्टर हो गए। अधिकारियों ने बिना गलती के प्राइवेट बस ऑपरेटर्स पर करोड़ रुपए के जुर्माने लगाकर राशि में कटौती कर ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछली सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण परिवहन बस सेवा शुरू की गई थी, जिसके जरिए अधिकतर ग्राम पंचायत मुख्यालय को रोडवेज की ग्रामीण परिवहन सेवा से जोड़ा गया था। इसका फायदा ये हुआ कि प्रदेश के अधिकतर ग्रामीण इलाकों में लोगों को परिवहन की सुविधा मिली, लेकिन बाद में इस योजना को बंद कर दिया गया। मौजूदा समय में रोडवेज के पास भारी संकट है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में रोडवेज बसों की कनेक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो गई है। रोडवेज की बस सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीणों को मजबूरन ऑटो, निजी बस या फिर अन्य तरह के डग्गेमार वाहनों में यात्रा करनी पड़ रही है, जिस कारण सड़क हादसों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। सीएम अशोक गहलोत की भी यही मंशा थी कि लोगों को आवागमन की सुगम सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, लेकिन रोडवेज के तत्कालीन अधिकारियों की हठ धर्मिता के कारण ग्रामीण इलाके के लोगों को ये सुविधा नहीं मिल पाई। रोडवेज के मौजूद अधिकारी अभी कुछ संभागों में सुविधा को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुराना भुगतान नहीं होने के कारण चल रहे विवाद और प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए अब इसकी उम्मीद ना के बराबर है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। और जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइटों का संचालन इन दिनों पूरी तरह से गड़बड़ा गया है और इसकी वजह है आए दिन होते विमान डाइवर्ट। ऐसे हालात में एयरपोर्ट प्रबंधन के सामने चुनौती होती है कि पहले डाइवर्ट विमानों को लैंड करवाए या फिर पूर्व निर्धारित फ्लाइटों को संचालित करे। देखिए रिपोर्ट। पिछले एक हफ्ते से देश के अलग अलग राज्यों में हो रही लगातार बरसात का असर जयपुर एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा देखने को मिला। उत्तर भारत के बाकी राज्यों में तेज बरसात और कम विजिबिलिटी के चलते लखनऊ, भोपाल, अमृतसर, दिल्ली के विमान डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंचने लगे। सिर्फ 2 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा विमान अलग अलग समय पर डाइवर्ट हुए। दिल्ली एयरपोर्ट से सबसे ज्यादा विमान जयपुर डाइवर्ट हुए।
इन विमानों में घरेलू और इंटरनेशनल दोनों तरह के विमान शामिल हैं। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर देश में सबसे ज्यादा विमानों की आवाजाही होती है और खराब मौसम के चलते दिल्ली के विमान जयपुर की तरफ आने लगते हैं। ये सभी डाइवर्ट विमान तब तक जयपुर एयरपोर्ट पर पार्क रहते हैं जब तक मौसम साफ न हो जाए। इतने सारे डाइवर्जन का सीधा असर जयपुर एयरपोर्ट के विमानों पर होता है। जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमानों का शेड्यूल गड़बड़ा जाता है और यहाँ के विमान घंटों इंतजार करते हैं उड़ान भरने और लैंडिंग के लिए। तेज बारिश हो, कम विजिबिलिटी हो या एयर ट्रैफिक कंजेक्शन हो, इन सब की मार जयपुर एयरपोर्ट को झेलना पड़ती है, क्योंकि उन एयरपोर्टों पे जहाँ इस तरह के हालात होते हैं वहाँ से विमानों को डाइवर्ट जयपुर एयरपोर्ट पे किया जाता है। ख़ासतौर से लखनऊ, दिल्ली, भोपाल एयरपोर्ट के ऊपर जब इस तरह के हालात होते हैं तो विमानों को जयपुर एयरपोर्ट डाइवर्ट कर दिया जाता है। और ऐसे के अंदर बड़ी चुनौती एयरपोर्ट प्रबंधन के सामने आ जाती है कि डाइवर्ट होने वाले विमानों को लैंडिंग और टेक ऑफ की परमिशन दी जाए या पूर्व से निर्धारित फ्लाइटों का संचालन किया जाए, और इन सब का खामियाजा उठाना पड़ता है यात्रियों को। जयपुर एयरपोर्ट के निजी हाथों में जाने के बाद कई तरह के बदलाव किए गए। 9 नए एप्रन वे बनाए गए हैं जहां विमानों की पार्किंग हो सकती है। रनवे के समानांतर विमानों के लिए टैक्सी वे बनाया गया है, लेकिन रनवे आज भी एक ही है और सारा शेड्यूल एक ही रनवे होने के कारण गड़बड़ा जाता है, क्योंकि एक ही रनवे होने के कारण डाइवर्जन वाले विमान भी उसी का उपयोग करते हैं और यहाँ के विमान भी उसी रनवे के खाली होने का इंतजार करते हैं। सर्दियों के मौसम में ज्यादा कोहरा होने के चलते भी विमानों का सबसे ज्यादा डाइवर्जन जयपुर ही होता है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निजी हाथों में दिए जाने के बाद कई तरह के बदलाव किए गए हैं। 9 एप्रन वे बनाए गए हैं, वहीं रनवे के समानांतर टैक्सी वे भी बनाया गया है, लेकिन सिर्फ एयरपोर्ट पे एक ही रनवे है, जिसके चलते इस तरह के हालातों का सामना करना पड़ता है। अगर वक्त रहते दूसरा रनवे नहीं बनाया गया तो ये दिक्कतें और बढ़ सकती हैं और साथ ही यहाँ पे यात्रियों की संख्या भी घट सकती है, क्योंकि जब समय पे फ्लाइटों का संचालन नहीं होगा तो यात्री दूसरे मार्गों को पकड़ेंगे और उसका खामियाजा एयरपोर्ट को उठाना पड़ेगा। आने वाले समय में अगर दूसरे रनवे का विकल्प तैयार नहीं किया गया तो जयपुर एयरपोर्ट के लिए परेशानियां लगातार बढ़ती रहेंगी। ना तो उड़ानों की संख्या में इजाफा होगा और ना ही इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बढ़ेंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जियाउद्दीन खान की रिपोर्ट। झालावाड़ में आज परिवर्तन संकल्प यात्रा में दूसरे दिन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी परिवर्तन यात्रा में पिपलिया पहुंचे। वहां लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और साथ ही साथ उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस सरकार पर इस दौरान जमकर हमला बोला। आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत शक्तिशाली हुआ है, भारत समर्थ हुआ है, भारत समरस हुआ है, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की ओर आगे बढ़ा है, भारत आत्मनिर्भर हुआ है। और ये ठग बंधन के लोग, ये परिवारवादी लोग, ये भ्रष्टाचारवादी लोग, ये व्यक्तिवादी लोग, इनकी दुकानें बंद करने का काम किसी के शासनकाल में हुआ है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, राजस्थान में हुई झमाझम बारिश के बीच इस बार मानसून के कई रंग दिखाई दे रहे हैं। बारिश के आंकड़ों में हमेशा अव्वल रहने वाला कोटा संभाग इस बार पिछड़कर आखिरी पायदान पर आ गया है और मारवाड़ का बाड़मेर और जालौर जिला पहली पायदान पर कायम है। इन दोनों जिले में औसत से 60% अधिक बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं जबकि अधिकतर जिलों में बारिश का जो आंकड़ा है वो सामान्य रहा है। जल संसाधन विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये पता चला है कि प्रदेश में जून से लेकर अब तक हुई बारिश में बाड़मेर और जालौर में 60% से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जो असामान्य की श्रेणी में आती है। जून में बिपरजॉय ने बाड़मेर और जालौर जिले के बांधों की झोली भर दी थी और इसी दौरान राजस्थान में हुई अच्छी बारिश के चलते मारवाड़ के बांध तो पहले ही लबालब हो चुके थे और सितंबर के दूसरे पखवाड़े में ही हो रही बारिश अन्य बांधों को लबालब कर रही है। तभी तो प्रदेश के 82 बांध ओवरफ्लो चल रहे हैं। प्रदेश में इस बार मानसून के कई रंग दिखाई दिए। पहली बात तो यह है कि हर बार बारिश में अव्वल रहने वाला कोटा संभाग इस बार अंतिम पायदान पर है और पीछे चलने वाले मारवाड़ के जिले पहले नंबर पर आए हैं। जी हां, बाड़मेर और जालौर में जिलेवार बात करें तो सामान्य से 60% बारिश अधिक दर्ज की गई है। कोटा की भी किस्मत बदल सकती है। सितंबर के अंतिम चरण की बारिश यानी सितंबर के अंतिम सप्ताह की बारिश कोटा और उदयपुर पर मेहरबान रहेगी।
ऐसे में कोटा के बांधों का कोटा भर सकता है। कैमरामैन तीरथ के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस का 11वां स्थापना दिवस मनाया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम और चेयरपर्सन RSGL विनु गुप्ता ने बताया है कि राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड की ओर से 13 CNG स्टेशनों के माध्यम से 24 घंटे वाहनों को CNG गैस उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं इस साल के आरंभिक 5 माह में गए वित्तीय वर्ष की तुलना में वाणिज्यिक क्षेत्र में प्राकृतिक गैस वितरण में 115%, तो डोमेस्टिक ड्रोमे में प्राकृतिक गैस वितरण में 61% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि RSGL की ओर से कोटा में पाइपलाइन से घरेलू उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के साथ ही PNG गैस के चरणबद्ध तरीके से गैस कनेक्शन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये भी बताया गया है कि RSGL लगातार लाभ में काम करते हुए कार्यों में विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। RSGL के प्रबंध संचालक रणवीर सिंह ने ये बताया है, उन्होंने ये कहा है कि कोटा में जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछा दी गई है उन क्षेत्रों में पाइपलाइन से गैस कनेक्शन दिए जाने का कार्य जारी है। इस अवसर पर DGM मार्केटिंग विवेक रंजन, DGM C&P विवेक श्रीवास्तव, CFO दीप्तांशु पारिक, CS रवि अग्रवाल, DM IT गगनदीप राजौरिया के साथ ही कोटा से आनंद आर्य, CP चौधरी, अविनाश सिंह, ग्वालियर से मनोज दुबे आदि ने भी हिस्सा लिया। प्रदेश के सबसे बड़ी राजस्थान यूनिवर्सिटी के 3 संगठक कॉलेजों में नए प्रिंसिपल लगाए गए हैं। प्रोफेसर विनोद शर्मा को राजस्थान कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया है, तो वहीं प्रोफेसर सत्यनारायण डोलिया को महाराजा कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया है। वहीं इसी के साथ ही साथ कॉमर्स कॉलेज का प्रोफेसर भवानी शंकर को बनाया गया है प्रिंसिपल। 3 कॉलेजों में प्रिंसिपल की नियुक्ति से शैक्षणिक कार्य को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 22 सितंबर को विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का लोकार्पण करेंगे। समारोह की अध्यक्षता स्पीकर CP जोशी करेंगे। आपको बता दें कि देश के विधान मंडलों में राजस्थान पहली विधानसभा है जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया है। CM अशोक गहलोत ने बजट में दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में भी ये क्लब बनाना प्रस्तावित किया था, ताकि पक्ष विपक्ष के विधायकगण में विधायकी सद्भाव की भावना बनी रहे। इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब परियोजना में बेसमेंट, भूतल और 5 तलों का निर्माण किया गया है। स्पीकर CP जोशी ने इस परियोजना के लिए वक्त पर कई बैठकें की हैं। साथ ही साथ इसको साकार करने के लिए समीक्षा भी की है। विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के उद्घाटन समारोह में मंत्री शांति धारीवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद रहेंगे। समारोह में राज्य मंत्री मंडल के सदस्यगण और विधायकगण भी शामिल होंगे। आनंद सुपर मॉडल इंडिया 2023 विनर्स पहुंची फर्स्ट इंडिया के ऑफिस। मिस ग्रैंड इंडिया 2023 बनी अर्शिना सुंबल। मिस टूरिज्म इंडिया 2023 सोफिया सिंह बनी, तो वहीं राजश्री रही रनर अप। भारत 24 की तरफ से ग्लैबानंद सुपर मॉडल इंडिया का आयोजन किया गया, जिसकी विजेता रही है ये 3 खूबसूरत चेहरे और इन्हीं से आज हम बातचीत करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे साथ में मौजूद है राजश्री रनर अप रही हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हैं सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच। अच्छा, रनर अप आप रही हैं, शुरुआत फैशन में आने की किस तरह से हुई? एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने 2020 में एक कॉन्टेस्ट किया था, तो वहाँ पे मैं असम मैं जिस स्टेट से बिलोंग करती हूँ उस स्टेट की फाइनलिस्ट रही थी, टॉप 5, एंड देन आई पार्टिसिपेटेड इन लीवा मिस डीवा एंड नाउ आई एम हियर। और राजश्री, फ्यूचर आप इसी में देखती है, फैशन में ही देखती है अपने आप को? कहाँ देखना चाहती है अगले 5 साल में या 10 साल में? Well, to be very honest, I'm very fond of doing pageantry, and apart from that, I am a clinical research scientist. I'm working at AIIMS right now in the Department of Meteorology. However, I feel like मैं pageantry में ही अपना future देखती हूँ. At the same time, मैं अपनी educational life को भी equally balance कर रही हूँ. So it's like a very versatile kind of thing that I'm doing, and I'm enjoying my life to the fullest. हमारे साथ में सोफिया भी मौजूद है। सोफिया, कई सारी रियलिटी शो से काफ़ी पहचान तो आपको मिल चुकी है, बट इस किताब के बारे में, इस ताज के बारे में ज़रा कुछ बता दीजिए।
ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्राइड की बात है। मैं एक टूरिज़्म को रिप्रेजेंट करने जाऊंगी अगले साल और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि टूरिज़्म हमारे देश का सबसे जाना पहचाना कहा जाता है। और हमारे इंडिया के लिए सबसे प्राइड की बात तो ये है कि जहाँ हमारा टूरिज़्म है वहाँ हमारे लोग उतना अट्रैक्ट आते हैं। विदेश से लोग हमारे भारत का टूरिज़्म देखने आते हैं, हमारे घर का भारत का कल्चर और लैंग्वेजेस और जो इतिहास की बनी हुई चीज़ें हैं वो सब देखने आते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी गर्व की बात है कि मैं उस चीज़ को उन देशों में लेकर जाऊंगी जो लोग आ नहीं पाते हैं देखने के लिए, जो हमारे देश नहीं आ पाते, तो मैं उस चीज़ को उनके घरों में, उनके देशों में लेकर जाऊंगी। सोफिया, फैशन इंडस्ट्री में आपने काम कर लिया, टीवी इंडस्ट्री में आप काम कर लिया, क्योंकि देखिए इंस्पायर भी कई बार लड़कियां आपसे कई ज़्यादा होती है, उनको लेकर के एक मैसेज आप क्या कुछ देना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को कभी भी गिव अप नहीं करना है क्योंकि मैंने कम से कम 10 साल लगाए इस इंडस्ट्री में और मैं बीच में मैंने छोड़ भी दिया है। तो अब मैं एक इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर भी हूँ, एक बिजनेस वुमेन हूँ। कहा जाता है ब्यूटी प्लस ब्रेन, तो वो मुझे वो मुझे आपसे बात करके समझ में आया। तो देखिए अब हम वो चेहरा आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। मिस ग्रैंड इंडिया अर्चना सुंबल हमारे साथ में मौजूद है। बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले। थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसे आपका मैंने फेस देखा तो मुझे एक बात याद आई कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पिछले लास्ट ईयर की मैं बात करूँ, रनर अप थी आप और उसके बाद में शायद दिल भी टूटा था, पर उसके बाद में खिताब अगर आपको मिल गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि जो भी ये एपिसोड देख रहा है, आपको कभी भी अपने ड्रीम्स पर गिव अप नहीं करना है क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या क्या हासिल कर सकते हो अपनी लाइफ में। और यही मेरे साथ हुआ। लास्ट ईयर मैं सेम पैजेंट में आई थी और मैं रनर्स अप का खिताब जीती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बार दोबारा जाऊँ और मेन क्राउन जीत कर आऊँ। तो मैंने अपना पूरा कोशिश किया, पूरी अपनी मेहनत लगाई और फिर मैं दोबारा आई, अपना 100% दिया, गिव अप नहीं किया और फाइनली आप देख सकते हो ये क्राउन मेरे सर पे आ गया है। तो नेवर एवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स बिकॉज आपको नहीं पता आप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में जब तक आप ट्राई नहीं करते हो। अर्चना, ना सिर्फ राजस्थान से बल्कि पूरे देश की लड़कियां इस वक्त आपको देख रही हैं और प्रेरित भी हैं आपसे। उनको लेकर अगर वो फैशन में आना चाहें तो क्या कुछ मैसेज देना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट है फैशन में और आपके घर वाले, आपके आसपास वाले आपको नहीं समझ रहे हैं उस चीज़ को, तो आप एक बार ट्राई कीजिए, आप समझाइए उन्हें, क्योंकि आप जब तक समझाएंगे नहीं, इट्स योर लाइफ, आपको ही अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको उन्हें समझाना पड़ेगा। और बिल्कुल अर्चना, मुझे याद भी है कि जब हम थोड़ी देर पहले बातचीत भी कर रहे थे तब आपके द्वारा कहा गया था कि किस तरह से पेरेंट्स चाहते थे कि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहे, पर फैशन को किस तरह से चेंज किया गया। और देखिए फैशन में आना ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फैशन में ही आ चुके हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, बल्कि आप दोनों लाइफ बहुत ही अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं। और इसी के साथ कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ आयुषी महर्षि, फर्स्ट इंडिया न्यूज़। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ में महिलाओं के लिए खास माने जाने वाले ऋषि पंचमी का पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। महिलाएं आज ऋषियों की पूजा अर्चना करती हैं और शहर के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर में भी आज महिलाएं व्रत रखकर ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए पूजा अर्चना करती हुई नजर आईं। श्रद्धालु महिला कल्पना पालीवाल ने बताया कि भादवा महीना त्योहारों का महीना है। सनातन परंपराओं के अनुसार सभी त्योहार श्रद्धा और आस्था के साथ मनाए जाते हैं। आज ऋषि पंचमी का ये पर्व भी महिलाओं द्वारा ऋषि मुनियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए व्रत रखकर मनाया जा रहा है। महिलाएं यहाँ पर सप्त ऋषियों के चिन्ह बनाकर गुरु मंत्र का जाप करती हैं और साथ ही साथ कथा का भी श्रवण करती हुई महिलाएं आज के दिन नजर आईं। राजस्थान में चुनावी काउंटडाउन है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के बाद अब पीएम मोदी की जयपुर रैली की तैयारी है। मोदी से पहले एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 1.25 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रखा गया है। बीते 2 दिनों में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रदेश कांग्रेस की तैयारियों को जांचा है। जयपुर शहर कांग्रेस को 25,000 कार्यकर्ताओं का टारगेट दिया गया है। 23 सितंबर को जयपुर आ रहे खड़गे और राहुल गांधी। खास बात यह है कि मोदी की जनसभा और खड़गे राहुल का सम्मेलन दोनों जयपुर के सांगनेर विधानसभा क्षेत्र में होंगे। संदेश प्रदेश भर तक जाएगा। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रदेश में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है। 19 से 22 सितंबर के बीच इन चारों यात्राओं के समापन पर मुख्य कार्यक्रम 25 सितंबर को जयपुर में रखा गया है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। मोदी की सभा जयपुर के सूरजपुरा वाटिका में होगी। वहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन मानसरोवर में होगा।
पीएम मोदी का राजस्थान पर फोकस पिछले कई महीनों से है और वे पिछले साल सितंबर से अब तक प्रदेश के तकरीबन 8 दौरे कर चुके हैं। सिरोही जिले के आबू रोड, बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम, भीलवाड़ा, दौसा, नाथद्वारा और आबू रोड, अजमेर, बीकानेर एवं सीकर में जनसभाएं की है। कांग्रेस के कई शीर्ष नेता भी कई बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं और 23 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस के नवीन भवन के शिलान्यास के अवसर पर एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जयपुर दौरा है। दोनों प्रदेश कांग्रेस नए भवन का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वे कांग्रेस के जिला, मंडल, ब्लॉक और बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। करीब 1.25 लाख कार्यकर्ताओं का कांग्रेस ने एक टारगेट रखा हुआ है। इस सम्मेलन के जरिए एक संदेश देने का प्रयास होगा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जिस तरह की ऐतिहासिक योजनाओं के माध्यम से जन कल्याण के कार्य किए गए हैं, उन्हें जनता समझे और कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने में भागीदार बन सके। कांग्रेस इस चुनाव में ईआरसीपी को भी बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है और ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा भी निकालेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अनुसार कांग्रेस 25 से 29 सितंबर तक ये यात्रा निकालकर इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी। ये यात्रा पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में 86 विधानसभा में होकर गुजरेगी, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। राजस्थान में प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के अलावा अन्य कई दल भी सक्रिय हैं। इनमें जेजेपी भी इस बार चुनाव को लेकर प्रदेश में काफी सक्रिय हो रही है और वह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती पर सीकर में 25 सितंबर को एक बड़ी रैली का आयोजन करेगी। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राजधानी के नेताओं से मिलकर कांग्रेस सम्मेलन की तैयारियों को जांचने का काम किया। रालोपा पहले से ही राज्य में अपना चुनाव अभियान चला रही है और उसके संयोजक एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सीकर, बीकानेर, चूरू, नागौर सहित कई जिलों में कई जनसभाएं कर चुके हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर अगले कुछ दिनों में राजनीतिक घटनाओं से सरोबार होती नजर आएगी। नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को आ रहे हैं, तो उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आ रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के बड़े दिग्गज अपने अपने दलों के कार्यकर्ताओं के बीच चुनावी जोश का बिगुल फूकेंगे, शंखनाद करेंगे और जोश से भरेंगे। साथ ही जयपुर से प्रदेशव्यापी संदेश देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे अहम रहेगा वो रहेगा एकजुटता का संचार करना। जाहिर सी बात है कि दोनों ही दलों के अंदर अभी एकजुटता चुनौती बनी हुई है। कैमरा जर्नलिस्ट गिरीश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। जोधपुर शहर के रातानाडा और शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में बिल्डर और ज्वेलरी कारोबारी महिला को रंगदारी के नाम पर 50-50 लाख की फिरौती मांगने वाले शख्स को पुलिस ने दबोच लिया है और उसे सूरत इलाके से गिरफ्तार किया है। डीसीपी दुहन ने यह बताया है, आरोपी हरीश उर्फ हरिराम विश्नोई को पैसों की जरूरत थी। उसने जोधपुर के बिल्डर और महिला ज्वेलरी कारोबारी के नंबर सर्च करते हुए उन्हें कॉल किया था। उसका लॉरेंस विश्नोई या उसकी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे 2 व्यवसायी को उसने छाटा गूगल के माध्यम से और उनके फ़ोन नंबर भी गूगल से लिए और फिर व्हाट्सएप के माध्यम से उनको कॉल करके धमकी दी। असल में लॉरेंस बिश्नोई से इस अपराधी का कोई लेना देना नहीं है। इन धमकियों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोई लेना देना नहीं है। धौलपुर के सैपऊ थाना पुलिस ने एसपी मनोज कुमार के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 5000 के इनामी बदमाश को लोडेड हथियार सहित गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई में कांस्टेबल मानवेंद्र ने अहम भूमिका निभाई है। बदमाश अमीर सिंह सुखेपुरा गांव का निवासी है। थानाधिकारी हरभान सिंह के द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान आरोपी के कब्जे से 315 बोर अवैध देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बदमाश अमीर सिंह करीब आधा दर्जन संगीन वारदातों में वांछित चल रहा है। आरोपी हत्या के मामले में जेल के अंदर था। करीब 4 वर्ष पूर्व पुलिस कस्टडी से पैरोल के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। तभी से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। हनुमानगढ़ में मजदूरी करने आई महिला की मौत के मामले में सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुस्लिम समाज ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और पीलीबंगा पुलिस पर महिला का आनन फानन में पोस्टमार्टम करवाने का आरोप लगाते हुए मेडिकल बोर्ड से दोबारा पोस्टमार्टम करवाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी है।
मुस्लिम समाज का आरोप है कि महिला बड़ोपल गांव में खेत में काम करने आई हुई थी और वहां पर उसके साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई और उपचार के दौरान सूरतगढ़ में मौत हो गई। जिसके बाद पीलीबंगा पुलिस ने आनंद फानन में उसके शव का पोस्टमार्टम करवा दिया, मगर मुस्लिम समाज ने शव का अंतिम संस्कार करवाने से इनकार करते हुए पीलीबंगा थाने में 3 जनों पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया है और अभी भी शव पीलीबंगा चिकित्सालय की मोर्चरी में रखा हुआ है और मेडिकल बोर्ड से दोबारा पोस्टमार्टम करवाने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं जिला कलेक्टर रुक्मणी रियाड़ ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की बात कही है। खबर कोटा से है, जहां चंबल नदी की डाउन स्ट्रीम में डूबे युवक की तलाश जारी है। कल देर शाम युवक चंबल रिवर फ्रंट के पास नदी में डूब गया था। आज सुबह एक बार फिर से युवक को चंबल नदी में तलाशा गया, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा। नगर निगम के गोताखोर टीम और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम के द्वारा चंबल नदी में दिन भर युवक को तलाशा गया, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। और चलिए इन खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।